पढ़ते हैं लाइट के भाग 2 लेंस पढ़ेंगे। लेंस ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें आर पार की वस्तु दिखाई देती है। 4 प्रकार का होता है। अवतल लेंस, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस और उत्तल लेंस। आप लोग इसको जानते होंगे, इसको भी जानते होंगे। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी, अवतल को बोलते हैं अपसारी। क्योंकि अपसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किरणें आपस में जाकर नहीं मिलती है, आगे बढ़ के नहीं मिलती है, और इसमें आगे बढ़ के मिलती है। आगे यहाँ पे लेंस सूत्र बता देते हैं। यहाँ पे लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इंपॉर्टेंट बात, सब बात नहीं बताएंगे। और उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पे हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर हो तो f2 पे बनेगा, है ना। अनंत और 2f1 के बीच हो तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। अगर 2f1 पे हो तो 2f2 पे बनेगा। और 2f1 अगर f1 पे हो तो अनंत पे बनेगा 2f1, और f1 के बीच हो तो अनंत और 2f2 के बीच बनेगा। यही है, दूसरा कुछ नहीं है। f1 ध्रुव के बीच हो तो दर्पण की ओर ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से, फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है, इसको आप देख लीजिए। लेंस की क्षमता को और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, यानी p बराबर 1/f। p बराबर 1/f सेंटीमीटर में दिया होगा तो p बराबर 100/f कर दीजिएगा, सेंटीमीटर में हो तो ठीक है भाई। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसलिए क्षमता धनात्मक। किसकी क्षमता धनात्मक? उत्तल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए क्षमता ऋणात्मक। अगर दो लेंस की क्षमता P1 P2 हो तो एक दूसरे के d दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य क्षमता बराबर होता है। यहाँ पे देखिए समतुल्य क्षमता बराबर होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। अगर बीच में कोई दूरी नहीं है, सटा दिया जाए तो P बराबर P1 प्लस P2 हो जाता है। ठीक है। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। मतलब इधर से जाएगा ना, ये बेचारा गया, मान के चलिए किधर गया, प्रकाश गया, जाके मुड़ गया कहीं पे, ये नहीं ना चलेगा, ये चलेगा। प्रकाश गया जाके किसी माध्यम से मुड़ गया, जा रहा है उधर है लेकिन मुड़ जाए, तो मुड़ जाए ना, उसी घटना को बोलेंगे अपवर्तन। तो देखिए यहाँ सघन से विरल में जा रहा है, ये विरल से सघन में, सघन से विरल में जा रहा है, विरल से सघन में। विरल किसको बोलते हैं? जिसका घनत्व कम हो विरल, जिसका घनत्व ज़्यादा हो अपेक्षाकृत सघन। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर जाता है, अविलंब से दूर। देखिए तो सघन से विरल में जा रहा है तो अविलंब बेचारा हो इधर है, ये दूरे जा रहा है, जाना चाहिए सीधे मुड़ गया, किसी आ गया। विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब से नज़दीक जाएगा, जाना चाहिए ऐसे ना, तो इधर चल गया। तो इसको याद रखिएगा। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति नहीं बदलता है अपवर्तन में, जबकि अन्य चीज़ें बदल जाती है। आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है अपवर्तन में। परिवर्तन में ऐसा बात है, बताए हैं, बताइए कौन सा बात है। चलिए, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब बदलता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम प्रकाश का वेग। मतलब इस तरह से हवा में कितना वेग है और उसके बाद जिस माध्यम में जा रहा है उसमें कितना वेग हो जा रहा है, इसके अनुपात को बोलेंगे अपवर्तन। अपवर्तनांक बोलेंगे उसको। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता विरलता का पता चलता है। ठीक है, कौन कितना सघन है। अपवर्तनांक मात्रक हीन या विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। अपवर्तनांक अगर ज़्यादा बा, किसी चीज़ का अपवर्तनांक ज़्यादा आ रहा है म्यू में, तो उसका मतलब सघन है, कम आ रहा है तो विरल। भाई पानी देख, हाँ। निर्वात में अपवर्तनांक 0 बिना मुड़े। निर्वात में हवा में 1.008 भैया। निर्वात मतलब कुछ ना, समझ रहे ना, हवा का मतलब तो समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कांच में प्रकाश का वेग होता है, कांच में प्रकाश का वेग होता है यहाँ पे देखिए 1.5, जल में 1.33, हवा में 1.008, निर्वात में 0 और हीरा में 2.48 कह रहा है। इसको तो दिया 2.42 होता है, हीरा में गलती दे दिया है सर। आगे बोलते हैं। तुम्हें नहीं, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में उसकी
प्रकाश की चाल क्या होगी देखो, तो वह ना बोलेंगे। अपवर्तनांक बराबर था कितना जी, हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, तो वही है। तो इतना तो हवा में चलता है 3 × 10⁸, और इसका वेग निकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे, अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन का नियम देखिए, अपवर्तन के नियम दो होते हैं। पहला आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है आपतित, अपवर्तित किरण जो जा रही है अपवर्तित, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही बिंदु मिल रहा है ना। पहले का नियम होना चाहिए, ये नहीं कि इधर आए इधर से जाए, गलत बात हो जाएगा। और यहाँ पे आपतन कोण आई से अब अपवर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण में उसे होता है, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, इसको भी आर से सूचित करते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा 1 म्यू। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को किसने दिया था? स्नेल। आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसको स्नेल के नियम कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। सघन से विरल में तो सबको पता है, सघन से विरल जाएगा ना, सघन से विरल अगर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, तो वो हिसाब से जाए ना कि इतना दूर जाए ना, इतना दूर जाए ना कि आपतन कोण कह रहा है। पहले प्रश्न, पहले इसको समझ लीजिए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, ठीक है। आपतन कोण का ऐसा मान जहाँ अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब मुड़ेगा ना, तो जब अपवर्तन इसे अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समझ लेना उस आपतन कोण को हम लोग बोलेंगे क्रांति कोण। काची बोलेंगे? क्रांतिक कोण। चलिए दोस्त फिर से बता देते हैं। ये उत्तरी प्रकाश की किरण आई ऐसे तो दूर भागेगी, ठीक है, और नीचे से जाएगी तो और दूर भागेगी, मान के चलिए और नीचे से जाए, और नीचे जाएगी तो और दूर भागेगी, तो इतना दूर जाए ना कि उसका जो अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो उस आपतन कोणवा को बोलेंगे क्रांति कोण। जहाँ ऐसा आपतन कोण जौना से अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को बोलेंगे क्रांति कोण। लेकिन जब एकरा से ज़्यादा जाई और ऊपर से जाई तब तो नीचे ही नहीं लौट जाई, तो यानी इसी माध्यम में गया, इसी में लौट गया, इसी घटना को बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार पढ़ लेते हैं। जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है ना, क्रांति कोण उ कोण हो गई जौना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री, अब उसे बढ़ाई तो ही माध्यम में चलाई, लौट आई, परावर्तित हो जाई, तो इसी माध्यम में लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी कब? पानी से हवा में जाने पर, यानी सघन से विरल में जाए, पहले का शर्त पर सघन से विरल में जाना है। वह अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम क्रांति कोण से कम होगा। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांति कोण कम होगा, जौना का अपवर्तनांक अधिक व क्रांति कोण कम। सबसे कम हीरा के लिए लगभग 24 डिग्री क्या चीज क्रांति कोण। हीरा चमकता है, काहे चमकता है जी? उसका क्रांति कोण बहुत कम है, ठीक है, कम में पे लौट जाता है। इंडोस्कोपी, आंतरिक अंगों की जांच में किसका उपयोग किया जाता है जी? मतलब इसका प्रयोग किया जाता है मृग मरीचिका का बनना, इसी की वजह से दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर, कांच के टखन दाने की दरार को चमकीला कर देता है। कौन? यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनने में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है। मृग मरीचिका जो रोड पे जाइएगा ना पिच पे गर्मी के दिन में, तो लगता है कि कुछ धुआं जैसा निकल रहा है, चमक रहा है, उसी को बोलेंगे मृग मरीचिका। प्रकाश का वर्ण विषय पर सबको पता है, न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत दिखेगा। मतलब एक था, एक कैसेट मान लो 7 रंग का, उसको घुमाए तो उज्जला, किसी रंग का नहीं दिख रहा है, उजला दिख रहा है। बस यहीं से तो आइडिया आया। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है ना, तो उस 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी क्रम में बैजानीय पिनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इसी कारण है ना, इसका आधार की ओर होता है, मतलब नीचे होता है बैगनी, उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वो सबसे किधर होता है? ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया है,
नीचे से बैजनी ह पी नाला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है कब? आवृत्ति बढ़ता है, विचलन प्रकीर्णन अपवर्तनांक कम होता है। इधर से क्या है ना, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, यानी बैगनी से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल का। अब बाकी कम होगा, आवृत्ति इससे इसका कम होगा, बैगनी से लाल का कम होगा, विचलनों कम होगा, प्रकीर्णनों कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। इंद्रधनुष का बनना। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। देखिए वर्ण विक्षेपण, जबकि परावर्तन अपवर्तन इसके सहायक कारक है। मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष किस लिए बनता है? वर्ण विक्षेपण कारण। और सिर्फ उसी से नहीं होता है, उसमें सहायक कारक भी है, जैसे परावर्तन भी होता है, उसमें अपवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब में। ठीक है, अब कह रहा है और यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। अब सुनिए, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहले का प्राथमिक इंद्रधनुष, जब जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूरा आंतरिक परावर्तन होता है ना, तो प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? बैगनी अंदर, प्राथमिक बैगनी अंदर और लाल रंग बाहर होता है ना। और द्वितीय की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीयक से अच्छा चमकता है प्राथमिक। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना डिग्री का? 42 डिग्री का। हार्ड बात है। आगे पढ़ते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जब जल की बूंदे, ठीक है, जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन, इसके पहले 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन था, 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर हो जाता है, लाल रंग अंदर। उसमें बैगनी रंग अंदर, लाल रंग बाहर था। यह प्राथमिक रंग की अपेक्षा कम चमकीला होता है। इसे देखने पर 55 डिग्री का कोण बनता है आँख पे। बैंड वर्णक्रम यानी बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें से हाइड्रोजन गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंग। देखिए जहाँ तक बात है ना रंग की, तो प्राथमिक रंग होता है 3 है, लाल हरा नीला, RGB। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा रंग मिलकर कैसे रंग बदल देता है। यहाँ पे रेड और ग्रीन मिलकर येलो हो जाएगा, लाल हरा मिलकर पीला हो जाएगा, रेड ब्लू मिलकर मैजेंटा हो जाएगा, ग्रीन ब्लू मिलकर सी से कौन रंग हो जाता है भैया? तो पीकॉक नीला। फिर लाल ब्लू हरा मिलकर वाइट हो जाएगा। मैंने तीनों प्राथमिक रंग मिलाइएगा ना, लाल हरा नीला, तो हो जाएगा उज्ज्वला। पूरक, जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग, देखो जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उस रंगों को बोलते हैं पूरक रंग। जैसे कौन कौन पे बनता है? 3 को देख लीजिए। ग्रीन नहीं, रेड और ग्रीन बनेगा तब वो येलो हो जाए, तब वो वाइट हो जाएगा। येलो और ब्लू तब वो वाइट, और ग्रीन और मैजेंटा तब वो वाइट। GMYB RG। ठीक है, अब ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूँ, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूँ, ये है ट्रिक। ठीक है, देखिए आगे कुछ नोट है। चूँकि काली वस्तुएं सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए वह काली दिखाई देती है। क्योंकि श्वेत वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसलिए श्वेत दिखाई देता है। और तीसरा है, पीली वस्तुएं पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है।